हेलो व्यूअर्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग मेरे स्टॉक्स फॉर टुमारो इंट्राडे एनालिसिस को एंजॉय कर रहे होंगे। हर वीडियो में आपको प्राइस एक्शन से रिलेटेड कुछ न कुछ सीखने को मिल रहा होगा और आप लोग इसको एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप लोगों को कुछ ऐसा लगता है कि मिसिंग है या कवर्ड नहीं है या कुछ मुझे ऐड करना चाहिए या इम्प्रूव करना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि आपका साथ जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कल के दिन कौन कौन से स्टॉक्स अच्छी चाल दिखा सकते हैं और किन सारे स्टॉक्स को हम लोगों को फोकस करना चाहिए, हम लोगों को देखना चाहिए, हमें अपने रडार पे रखना चाहिए। मैं फिर से बता देता हूं कि ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज इसे कोई टिप्स ना समझे। ये बिल्कुल नॉलेज और एनालिसिस पर्पस के लिए है। आप एनालिसिस को समझिए, एनालिसिस को देखिए, उसको महसूस कीजिए और फिर डिसीजन लीजिए। और मैं तो कहूँगा कि आप पहले समझें, पहले देखें, पहले चार्ट को पढ़ना सीखें, ठीक है? और फिर धीरे धीरे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उसके बाद आप धीरे धीरे काम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं कि कल के दिन कैसा माहौल रह सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको निफ्टी का एनालिसिस इसके पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है कि बायर्स धीरे धीरे अटेम्प्ट ले रहे हैं। आज के दिन उन्होंने यहाँ पे अटेम्प्ट लिया है और कोशिश तो बिल्कुल जारी है कि जो रजिस जो सपोर्ट उन्होंने कल ब्रेक किया था उसके अंदर प्राइस को आज क्लोजिंग मिला और एक बिल्कुल देख रहे हैं कि मास्क कर दिया गया है कल की कैंडल के बॉडी को और स्ट्रांगनेस शो हुआ है। तो कल ये मूव जारी रहता है कि नहीं और जो प्राइस है इसके ऊपर जाके ट्रेड करता है कि नहीं। अगर ऊपर जाके ट्रेड करेगा तो ये कंटिन्यूड इफेक्ट रहेगा और हम लोग इस चीज का ही एडवांटेज लेंगे और उन सारे स्टॉक्स को देखेंगे जो मजबूत, अपने डेली चार्ट पे मजबूत हैं। उनको निफ्टी से बस एक पुश चाहिए। तो इस लिस्ट में सबसे पहला स्टॉक हमारे पास रैमको है। आइए चलिए देखते हैं, रैमको को पढ़ते हैं, रैमको को समझते हैं और रैमको में एक डीप स्टडी करने का कोशिश करते हैं कि क्या है रैमको और क्या शो कर रहा है रैमको। तो सबसे पहले ये हमारा डेली चार्ट है रैमको का और रैमको सीमेंट्स में हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास 11 जुलाई का, ये देखिए यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया था इस रेंज का और प्राइस ने एक रेंज क्रिएट किया। उस रेंज के अंदर 2 दिन ट्रेड करने के बाद 16 जुलाई को बिल्कुल लो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया। तो जब भी लो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आता है इसका मतलब ये है कि ये एक इंड्यूस्ड बाइंग है। मतलब कि कोई खरीद रहा है तो देख देख कोई खरीद रहा है तो कुछ जो बायर्स ये समझते हैं कि भाई मैं लेट हो गया हूँ या फिर छूट ना जाए ट्रेन। ऐसा जब सिनेरियो बनता है तो ब्रेकआउट ऊपर सस्टेन हो जाता है, क्योंकि अगर ये 11 जुलाई का कैंडल ब्रेकआउट दिया था तो इस लेवल पे सप्रेस क्यों हुआ, प्रेशर क्यों फील किया, अगले दिन भी प्रेशर फील किया और उसके अगले दिन भी, ठीक है किसी ने बेचा नहीं, कैंडल पॉजिटिव ही क्लोज हुआ तो उस रेंज के ऊपर क्यों नहीं क्लोज हुआ और अगले दिन भी लो वॉल्यूम के साथ, ठीक है, बायर्स को ऊपर खींच के बुलाया गया और कैंडल क्लोज हुआ। आप देखिए कि बिल्कुल एक्टिविटी बिल्कुल कम हो गया और 21 जुलाई को कैंडल नीचे क्लोजिंग कर दिया था कि किसी ने फिर से सोचा कि नहीं यहाँ तक ये एक ठीक प्राइस है, तो फिर से 22 तारीख को किसी ने बाई कर लिया और बाई करके फिर ठीक वैसा ही एक रेंज के ऊपर जाके ये थकना शुरू हो गया
और थकने के बाद ये फिर से उसी रेंज के अंदर क्लोजिंग दिया, तो किसी ने फिर से इस प्राइस को आज भी बचाया है और कल भी बचाया था और आज भी बचाया है। लेकिन वही है कि कैंडल क्लोज ऊपर हो जाता, वॉल्यूम आ जाता, तो सारा कुछ क्लियर हो जाता, लेकिन इसने कंफ्यूजन यहाँ पे छोड़ दिया है। तो हम लोग यहाँ इस चीज को कैसे देखेंगे कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें इंतजार करना पड़ेगा कि प्राइस इस लेवल पे आए और फिर एक बुलिश प्राइस एक्शन डेवलप करे। ठीक है, अपने रेजिस्टेंस को लोअर टाइम फ्रेम पे ब्रेक करे और एक नया स्विंग क्रिएट करे। ठीक है, रेजिस्टेंस को अगर इसे इस लेवल के ऊपर आके ट्रेड करना होगा और रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस पे जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा, तो और ये जब बुलिशनेस इसका कंफर्म होगा, तो हम अगर यहाँ से ट्रेड लेंगे तो रैमको सीमेंट एक अच्छी चाल दिखा सकता है। ठीक है, तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। चलिए एक बार देख लेते हैं कि आवरली टाइम फ्रेम पे ये कैसा काम कर रहा है। तो देखिए, किसी ने बिल्कुल तेज बाइंग किया है, वॉल्यूम्स यहाँ पर बिल्कुल डिक्लाइनिंग थे, बिल्कुल लो वॉल्यूम था। किसी ने यहाँ पे वॉल्यूम इंजेक्ट किया, पैसा इंजेक्ट किया, लेकिन इस लेवल पे सस्टेन नहीं हुआ। और एक चीज और खास बात यह है कि यहाँ से जिन्होंने बेचा है, तो ये वॉल्यूम भी ज्यादा नहीं है, यानी कि बेचने वाले भी वैसा हेवी सेलिंग नहीं किया, उन्होंने अपना माल खाली ज्यादा नहीं किया है। अगर माल खाली ज्यादा नहीं किया है तो क्या किया है फिर? तो अगर इन्होंने माल ज्यादा खाली नहीं किया और इस लेवल से ही फिर से बाइंग दिखाया गया, और अब आप देखिए वॉल्यूम्स के स्ट्रक्चर्स को देखिए। वॉल्यूम्स का स्ट्रक्चर क्या शो कर रहा है? वॉल्यूम का स्ट्रक्चर ये शो कर रहा है कि जैसे ही यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल वॉल्यूम डिक्लाइनिंग था। ठीक है ना, अब आप देखो कि यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने का मतलब कि एक सस्टेन्ड बाइंग हुआ है। ठीक है, सस्टेन्ड बाइंग हुआ है। हमें बस ये देखना है कि इस लेवल पे इसे कोई रेजिस्टेंस नहीं मिले, इस लेवल पे कोई इसे प्रेशर नहीं मिले, इस लेवल पे कोई इसे बिकवाल नहीं मिले। ठीक है, क्योंकि अगर इस लेवल पे कोई भालुओं का फौज बैठा होगा, तब तो फिर ये प्राइस यहाँ पर फंस जाएगा, और अगर फंस गया तो हम लोग कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप कि रैमको सीमेंट्स आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरे चार्ट पे चलते हैं। रैमको सीमेंट्स के तरह ही ग्रासिम भी है हमारे पास। ग्रासिम भी एक सीमेंट सेक्टर का चार्ट है, और ग्रासिम को समझते हैं कि ग्रासिम क्या शो कर रहा है। तो अगर हम ग्रासिम को देखें, तो आप देखिए कि ग्रासिम डेली चार्ट पे क्या किया। ठीक है, ये देखिए इस दिन बिल्कुल हाई वॉल्यूम आया था, और ये हाई वॉल्यूम आने के बाद भी प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं है। प्राइस एक बिल्कुल डोजी कैंडल बना के बैठा हुआ है, और बिल्कुल डोजी कैंडल का ये मतलब है कि ना तो बॉडी बिल्कुल छोटा, और दोनों तरफ का जो है एक मूवमेंट हुआ था। ठीक है, तो इसके हाई को हम मार्क कर लेते हैं सबसे पहले। अगर हम इसके हाई को मार्क करते हैं तो इसके लो को भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसके हाई और इसके लो को मार्क कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद ये देखते हैं कि प्राइस बिल्कुल 10 जून के बाद एक कंसोलिडेशन शो करता है, और 24 जून को ये एक हाई वॉल्यूम से ब्रेकआउट करता है। हाई वॉल्यूम से ब्रेकआउट करता है। आप देखो कि 24 तारीख को वॉल्यूम ज़्यादा है, फिर 26 को भी वॉल्यूम ज़्यादा है। ठीक है ना, लेकिन 26 को उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर प्राइस को एक स्टॉपेज मिला, रुका हुआ। रुकने के बाद आप देखो कि बिल्कुल लो वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुआ है। ठीक है, अब लो वॉल्यूम के साथ सेलिंग क्या बताता है? ये बताता है कि बेचने वाले जो है कम बेच रहे हैं। ठीक है, कम बेच रहे हैं तो कम कब बेचा जाता है? अब आप इस कंसेप्ट को समझो। होता क्या है कि मान के चलो कि मेरे पास 100 करोड़ रुपया है, मैं बस मानने बोल रहा हूँ, है तो वैसे है नहीं, लेकिन मानने में क्या है, मानने का तो कुछ भी मान सकते हैं। 100 करोड़ रुपया है,
और 100 करोड़ रुपया से मुझे किसी चीज को खरीदना है और मेरा टारगेट है कि मुझे किसी चीज को 100 रुपए पे ही खरीदना है। ठीक है, तो उस चीज के लिए मैं पहले क्या करूंगा? ठीक है, तो सबसे पहले मैं 20 करोड़ माल खरीदूंगा, 20 करोड़ का माल खरीदूंगा। तो जैसे ही मैं 20 करोड़ का माल खरीदूंगा, मार्केट में सबको पता चलेगा कि किसी ने 20 करोड़ का माल खरीदा है। ठीक है, तो इस खबर को सुनकर जिसके पास थोड़ा कम पैसा है, 1000 रुपये है, 1 लाख रुपये है, 50,000 रुपये है, छोटे लोग, रिटेलर्स हमारे जैसे, वो आ जाएंगे खरीदने के लिए। अब वो आ जाएंगे खरीदने के लिए, तो ये जो 100 करोड़ वाला इंसान है उसका पेट तो भरेगा नहीं, सारा माल उसे मिल जाएगा। तो ये क्या करता है कि प्राइस को थोड़ा माल बेच देता है। ठीक है, अब आप सोचो कि 20 करोड़ रुपया का उसने खरीदारी किया, अगर वो 2 करोड़ का माल बेच ही देगा, तो वो 20 करोड़ के सामने 2 करोड़ तो बहुत छोटा है। लेकिन हमारे सामने अगर 2 करोड़ का माल बिकेगा तो हमारा तो हालत खराब हो जाएगा। प्राइस ठीक इसी कारण से नीचे का आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है ना, यानी कि कम माल बेचा गया है, इस लेवल पे कोई खरीदार ही नहीं था। रिटेलर्स कितना खरीद लेता, कितना ही खरीद लेगा, कुछ नहीं खरीद पाएगा। ठीक है ना, तो कम खरीदारी किया है रिटेलर्स ने। ठीक है, और इन्होंने धर के माल बेचा है। उस कारण से क्या हुआ कि प्राइस नीचे आ गया, प्राइस नीचे आ गया। तो जैसे ही प्राइस नीचे आया फिर से इस रेंज में, आप देखो कि इस जोन पे क्या हुआ, फिर से एक वॉल्यूम पुट हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पर माल को फिल किया गया। आप देखो कि 25 तारीख को क्या हुआ, इस वक्त माल फिल हो चुका है, और 29 तारीख को भी माल फिल हो चुका है। ये हाई वॉल्यूम्स यही बता रहा है कि अब यहाँ पे खरीदार आ रहे हैं। बेचने वाले जब जब ये ब्रेकआउट होता है, देखो ये देखो, ये आप देखो यहाँ पे। ठीक है ना, ये जो बिकवाली का ब्रेकआउट हुआ, कितना लो वॉल्यूम से ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पर बिकवाली का माहौल अभी नहीं है। तो अब हमें ये पता देखना होगा कि क्या बेचने वाले का मन और उसके क्वांटिटी फिलअप हो गए हैं। अगर उसका क्वांटिटी फिलअप हो गया है तो ऑब्वियस सा बात है कि अगर अब माल कम बचा होगा तो प्राइस पंप होगा। प्राइस अगर पंप होगा तो उसमें ब्रेकआउट आएगा, और ब्रेकआउट आएगा तो हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ठीक है, तो इस लेवल पे कल हमें ये देखना होगा कि प्राइस क्या एक्शन शो करता है, और फिर यहाँ से हम लोग इसको इस जगह तक देख सकते हैं। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो आवरली पे देखते हैं। ठीक है ना, अब आप आवरली पे देखो, ये देखो, ये 9:15 में हाई वॉल्यूम, यहाँ पर 24 तारीख को 12:15 में हाई वॉल्यूम आया। लेकिन जब प्राइस इस लेवल पे गया तो बिल्कुल लो वॉल्यूम आया। इसका मतलब क्या था? ये अब आप एक डाइवर्जेंस को समझो। डाइवर्जेंस मतलब क्या होता है कि मतलब अगर ये होगा तो ये भी होना चाहिए, और अगर ये है और जो चीज़ होना चाहिए वो नहीं है, तो वो डाइवर्जेंस होता है। यानी ये कि अगर प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होना चाहिए। मतलब कि किसी चीज़ का दाम बढ़ रहा है तो ज़्यादा लोग खरीद रहे होंगे, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि प्राइस झूठ का ही बढ़ रहा है, यानी कि कोई फंसाएगा आपको ऊपर पे। ठीक है ना, तो देखो वही हुआ है। यहाँ पर किसी ने पोजीशन बनवाया, ठीक है ना, 9:15 का ब्रेकआउट 9:15 में, और फिर वहां से चाप लिया है। ठीक है, लेकिन आज क्या हुआ? ठीक है ना, अब देखो लास्ट आवर में इधर तो फंसा लिया, लास्ट आवर में क्या हुआ, ब्रेकआउट दिया है और वॉल्यूम भी आ गया है। ठीक है ना, तो अब ये ऑब्जर्वेशन रडार पे रहेगा, और अगर ये प्राइस एक्शन शो करता है तो हम लोग यहाँ तक देख सकते हैं। तो ये था अपना ग्रासिम। अगला स्टॉक देखते हैं। अगला स्टॉक है एच डी एफ सी ए एम सी। ठीक है ना, एच डी एफ सी एम सी में क्या चाल बन रहा है? ठीक है, एच डी एफ सी एम सी को देखो आप, ये यहाँ पर आप देखो कि ब्रेकआउट मिला है। ठीक है, ये ब्रेकआउट ही है। ठीक है ना, तो अब देखो कि इस लेवल पे ये जो लेवल का ब्रेकआउट हुआ हाई वॉल्यूम के साथ, प्राइस इसके बाद इसका वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई हो गया है। ठीक है ना, वॉल्यूम ड्राई, ये देखो हाई वॉल्यूम से तो प्राइस ब्रेक करना चाहिए, लेकिन ये अब समझो ना कि हाई वॉल्यूम आने के बाद भी प्राइस में कुछ काम नहीं हुआ है। इसका साफ मतलब है कि
यहाँ पर ये है कि किसी ने बायर्स को बुलाया, बायर्स इस होप में खरीद रहे हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा, सेलर्स बेच रहे हैं कि भाई मेरे पास बहुत सारा माल है। अब आप देखो, सिंपल समझो कि जो लोग यहाँ से यहाँ तक का बाइंग किए हैं, करके बैठे हैं, उन्होंने अभी तक प्रॉफिट बुकिंग ही कहाँ किया है। इस लेवल के ब्रेकआउट पे जिसने इस 3 कैंडल में खरीदा है, जिसने यहाँ से, अब आप देखो कि यहाँ से यहाँ तक 8% का जिसने भी माल यहाँ पे खरीदा है, 8% जो प्राइस इंक्रीज हुआ था उसमें जिसने भी माल इतना सारा वॉल्यूम खरीदा है, अब देखो 10 लाख शेयर खरीदा गया है, इसने भी प्रॉफिट ढंग से बुक कहाँ किया है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, और जो फ्रेश बायर्स हैं वो भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा मात्रा में प्रॉफिट भी बुकिंग नहीं हो रहा और ज़्यादा मात्रा में बायर्स भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना, ये एक हॉल्ट का सिचुएशन बना हुआ है। अब आप देखो कि 25 तारीख को ये नीचे आने का कोशिश किया, ठीक है, हाई वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग। 28 को सीधे उस लेवल को पार करने का कोशिश किया जहां पर ये रेजिस्टेंस था। ठीक है ना, ये देखो आप, ये रेजिस्टेंस था उस लेवल को, और आज तो उस लेवल को ब्रीच ही कर दिया है। तो मेरा क्या ध्यान रहेगा, मेरा यही ध्यान रहेगा कि हम देखेंगे कि प्राइस जो है, ठीक है, अब आप ये देखो कि ये हाई वॉल्यूम से ब्रीच करने का कोशिश किया है। ठीक है ना, वॉल्यूम, ये हाई वॉल्यूम के साथ ब्रीच करने, यहाँ पे जैसे ही आया इस सपोर्ट के पास, प्राइस, वॉल्यूम और प्राइस दोनों इंक्रीज हुआ है, जो कि अच्छा बात है। यहाँ पर भी प्राइस इंक्रीज करने का कोशिश किया था। ठीक है ना, प्राइस और वॉल्यूम दोनों आया था, लेकिन किसी ने माल बेचा। तो हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, और प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही कुछ काम होगा। ठीक है ना, और सिंपल ये है कि अब आप देखो कि अगर अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर निकलता है तो सबसे पहले ये इस तरह का कुछ बनाएगा। ठीक है ना, अब देखो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये अब इस लेवल से निकला तो ऐसा थोड़ी नहीं कि मैं डायरेक्ट यहीं पे खरीद लूंगा, वहां पे ऊपर साइड पे नहीं, हम रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, हम ये कंफर्म करेंगे कि क्या सच में ये प्राइस इसमें दम है, स्ट्रेंथफुल है। तो अब आप देखो कि इसके ऊपर अगर निकलता है तो जो ये बना था, ये बायर्स था, इसका इंटेंशंस प्योर था और इसको खरीदारी ही करना था, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर को खरीदारी ही करना था, बेचना नहीं था, और नए बायर्स भी इंट्रोड्यूस हुए थे। तो इस लेवल का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, और रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ही प्राइस जाता है तो कंटिन्यूअसली एक दो रेजिस्टेंस ब्रेक करे अपसाइड में, तब आप बाइंग का ट्रेड देख सकते हो। ठीक है ना, आपको एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर यहाँ से कमजोर होना स्टार्ट होता है और इसके नीचे अगर आके क्लोजिंग देता है तो फिर बहुत सारी चीजें आप फिबोनाची से देख लो कि ये 0.5 का जोन है, नेक्स्ट सपोर्ट ये बनता है, यहाँ पर आके प्राइस को रिएक्शन दिखाना पड़ेगा। तो इम्पोर्टेंट है, डिसाइसिव लेवल पे है, कल डिसाइसिव लेवल ही होगा इसका, देखना पड़ेगा। देखते हैं, एनालिसिस हम लोग करते हैं, और एनालिसिस के बेसिस पे जो भी समझ में आता है, ठीक है, उस बेसिस पे हम लोग काम करते हैं। कोई टिप्स नहीं है, ठीक है, बस एनालिसिस है। ठीक है, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, अगला शेयर हम लोग देखते हैं, अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो अपोलो हॉस्पिटल्स, ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल्स, ये भी बिल्कुल एक बेहतरीन प्राइस एक्शन शो कर रहा है। और वो क्या है कि आप देखो, ठीक है, मैं बस यहाँ पे बात करूंगा इस पॉइंट की। ठीक है, अब आप देखो कि जो ये जो ये हाई बना हुआ है यहाँ पर, ये हाई वॉल्यूम के साथ जो रिजेक्शन आया यहाँ पर, इस रिजेक्शन को 24 तारीख को ब्रेक करने का कोशिश किया, रिजेक्ट हो गया इस लेवल से। 25 को ब्रेक करने का कोशिश किया, ठीक है ना, लेकिन 28 को उसी लेवल से सेलिंग होगी। लेकिन आज क्या हुआ, 29 तारीख को क्या हुआ, 29 को ये हुआ कि उस लेवल को फिर से अचीव किया गया है। इंपॉर्टेंट है कि अचीव किया गया है। ठीक है ना, और ये भी किया हाई वॉल्यूम के साथ। तो नए नए बायर्स हमें दिख रहे हैं। ठीक है, और ये नए बायर्स क्या प्राइस एक्शन परफॉर्म करते हैं ये भी देखना होगा। क्या ये इस लेवल पे आकर टिकते हैं और टिकने के बाद इस लेवल के ऊपर क्लोज करते हैं, या फिर अगर ये इन्होंने यहाँ से रिजेक्शन लिया तो ये यहाँ से भी रिजेक्शन ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है।
हमें देखना होगा, बाजार का भी मूड माहौल देखना पड़ेगा और इसके प्राइस और वॉल्यूम को भी देखना पड़ेगा कि प्राइस और वॉल्यूम क्या कर रहा है। ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, अगला स्टॉक देखते हैं, टाइटन। एक बेहतरीन लेवल पे है। ठीक है, आप देखो टाइटन को, टाइटन क्या कर रहा है। ठीक है, टाइटन क्या कर रहा है, टाइटन तो अब आप देखो कि ये जो लेवल का ब्रेकआउट है, ये पिछले 6-7 महीने से कर रहा है ये ब्रेकआउट ही। ठीक है, और 6-7 महीने से ब्रेकआउट करने के बाद थोड़े दूर चलने के बाद ही इसका हवा निकल जाता है टाइटन का। ठीक है, अब रिसेंटली देखो कि टाइटन ने कितना अच्छा ब्रेकआउट किया था 9 मई को, लेकिन फिर से वही हुआ कि ऊपर के साइड पे ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ था प्रीवियस, इस लेवल पे ही किसी को ये प्राइस प्रीमियम लग रहा था, तो सेलर्स ने यहाँ से फिर बेचा। एक पर्सपेक्टिव तो ये है। दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है कि ये जो हाई वॉल्यूम के नए बायर्स हैं, ठीक है ना, इनका पेट भरा नहीं है तो ये और माल फिल करना चाहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने और माल फिल किया, क्योंकि फिर वही चीज़ कि यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखो तो वॉल्यूम बिल्कुल गिर रहा है। ठीक है, और अगर आप यहाँ से यहाँ देखो तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये बायर्स ने बाइंग किया, फिर निफ्टी में लगा आग, और उस आग के चपेट में आ गया टाइटन 8 जुलाई। ठीक है, और टाइटन आने के बाद 11 तारीख से ही इस लेवल पे क्या हो रहा है, सस्टेन हो रहा था इस रेंज के अंदर, और 22 को ब्रेकआउट आया। ठीक है, और ब्रेकआउट आने के बाद 28 तारीख को ये नीचे आया। ठीक है, इस लेवल पे ही, लेकिन इसका वॉल्यूम क्या आ रहा है, बिल्कुल आप देखो हर दिन वॉल्यूम गिरे जा रहा है, हर दिन वॉल्यूम गिरे जा रहा है। इसका मतलब कि कोई खास इंटरेस्ट है नहीं बेचने में। ठीक है, इंटरेस्ट है खरीदने में, और सबको बस डर लग रहा है बाजार से, निफ्टी से, कि निफ्टी क्या शो करेगा, डोनाल्ड ट्रंप इस बार क्या नया पैतरा हमें दिखाते हैं, उस बेसिस पे ही काम होगा। अगर इस यहाँ से अगर आप देखो तो कल अगर एक अच्छा बाइंग का मोमेंटम शो करता है, ठीक है ना, अगर कुछ मिले तो इस लेवल तक कहीं पर आपको ये प्राइस दिख सकता है। ठीक है, लेकिन अगर इसके नीचे अगर आया, इसके नीचे ट्रेड नहीं करना है, इसके ऊपर, ठीक है ना, इसके ऊपर, इसके ऊपर, ठीक है, इस रिजेक्शन के ऊपर काम करना है। ठीक है, और एक लास्ट स्टॉक देख लेते हैं, सीमेंस। सीमेंस क्यों देख रहे हैं, क्योंकि सीमेंस बिल्कुल जो अभी निफ्टी में ट्रेंड बना हुआ है, ये भी उसी के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। अब आप देखो इसने एक हाई लगाया, एक लो लगाया, फिर एक नया हाई बनाता है, प्रीवियस लो को इसने ब्रेक किया और फिर एक नया लो लगाया। अब इस बार जो ये हाई बना, इस हाई से कम है, और ये जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट ब्रेक हो गया और एक नया लो बन गया था, और फिर ये जो दोबारा हाई नहीं बना, दोबारा दूसरा लो बना, फिर एक हाई बनाने का कोशिश किया, ये लोअर हाई था, फिर ये इस लेवल पे आके इस लेवल को ब्रेक कर दिया है, और ब्रेक करने के बाद इस लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हो गया है, और ब्रेक करने के बाद अब ये एक, आप देखो कि 14 मई का जो ब्रेकआउट है उस लेवल पे टिका हुआ है, और पिछले 2 दिन से भैया अगर इस सपोर्ट पे खरीदार है तो आके खरीद ले, वॉल्यूम दिखा दे, बड़ा सा कैंडल बना दे, वॉल्यूम तो दिखाए, लेकिन वॉल्यूम पिछले 2 दिन से गिरे जा रहा है। तो ये चीज हमारे लिए कंसर्निंग भी है और नोट डाउन करने वाला बात भी है। ठीक है ना, तो
ये तो इसका लोअर लोज का स्ट्रक्चर है, लोअर हाइज लोअर लोज, बिल्कुल डाउन ट्रेंड में सपोर्ट पे खड़ा है, सपोर्ट पे वॉल्यूम नहीं आया है, कहीं कुछ नहीं हुआ है। और ये जो भी प्राइस बना था ये भी लो वॉल्यूम से बना था, तो बेचने वाले के भी ट्रेंड छूट चुकी है। ठीक है, तो अगर प्राइस इस लेवल के, इस रेंज के अंदर आए और अंदर आके बेरिश प्राइस एक्शन शो करे और मार्केट में जरा सा भी थोड़ा वीकनेस रहे, तो हम लोग इसको डाउन साइड के लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए ये कुछ स्टॉक्स थे जो कि हमने एनालिसिस किया है। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि कोई ये बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये बस एक एनालिसिस है। और क्यों मैं एनालिसिस बोल रहा हूँ, क्योंकि भैया पैसा मैं नहीं लगा रहा हूँ, चाहे पैसा आप नहीं लगा रहे हो, और हमारे और आपके पैसे से कुछ होगा भी नहीं। ठीक है ना, पैसा बैंक्स लगाएगी, एलआईसी लगाएगा, बड़े प्लेयर्स लगाएंगे, जिनके पास, जिनकी तिजोरी में बहुत पैसा है, वो जब पैसा लगाएंगे तभी मार्केट चलेगा। और स्ट्रक्चर कितना भी अच्छा लग रहा है, वॉल्यूम कितना भी अच्छा लग रहा है, लेकिन नेक्स्ट डे अगर वो कुछ नहीं करते हैं, उनका मन हो गया कि हेवी वॉल्यूम से बेच दें तो वो बेच देंगे, उनका मन हो गया खरीद लें तो वो खरीद लेंगे। हमें बस क्या करना है, हमें बस उनका फुट स्टेप्स, उनकी फुटप्रिंट्स को पहचानना है कि आज सुबह उठकर वो क्या करने आए हैं, उसके कंफर्मेशंस को देखना है। उसके कंफर्मेशंस को देखने के बाद ही हम अपने डिसीजंस को कंफर्म करेंगे और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करेंगे, तभी बात बनेगी। वरना सेबी का रिपोर्ट तो आप देख ही रहे हो कि कितने परसेंट ट्रेडर्स लॉस में चल रहे हैं। तो रिस्क रिवार्ड, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी इस चीज़ को सीखने का कोशिश कर रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ, और देखते हैं कि सफलता मिलता है या क्या होता है, बट कोशिश जारी है। और धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद व्यूअर्स, सभी लोगों को। और प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल के रीच को बढ़ाने का जिम्मेदारी सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, आपके ऊपर भी है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कल देखते हैं बाजार कैसा काम करता है।